गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कल कार्नोट साइकिल पढ़े। कार्नोट साइकिल में कार्नोट इंजन पढ़ा, उसमें 4 साइकिल होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। आज हमें निकालना है कि कार्नोट साइकिल की जो भी एनर्जीज आई थी वह निकालनी है। तो हम निकालेंगे कि कार्नोट कार्नोट इंजन के द्वारा जो वर्क का कार्य कल हम चारों निकाल चुके थे। जो W इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, हमें पता है कि हमने जो कल एक इस प्रकार से एक ग्राफ ड्रॉ किया था, पीवी कर्व, आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमने इसको पॉइंट ए बी सी एंड इसको पॉइंट डी दिया था, ए बी सी डी। इस प्रकार से हमने इस प्रकार से एक ग्राफ ड्रॉ किया था, जो कि इस प्रकार से था। ए से बी क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी टू सी आइसो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी टू डी क्या है आइसोथर्मल कंप्रेशन, डी टू ए क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अर्थात कंप्रेशन का मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं। यदि हम जो भी इक्वेशंस आए हमारे पास, यदि हम उनको लिखें, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा R T1 log base E VB by VA। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा था। अगेन जो दूसरे वाला टर्म आया था वो क्या आया था, प्लस R T1 माइनस T2 R माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ये लिखा था। जो थर्ड टर्म आई थी वह क्या आई थी, प्लस यदि हमने अंदर बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, R T2 log बेस E। log बेस E लेने के बाद में हमने A to B, B to C, फिर क्या आया C to D। अब हमें पता है C to D लेना है तो हम क्या लिखेंगे, VC by VD। अब एक ये आ गया T1 माइनस T2 एंड अगेन जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि जो चारों वर्कडन थे हमने चल निकाल लिए। हमें पता है कि इस टर्म से ये टर्म बैक कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टर्म्स है RT1 log बेस E VB by VA माइनस RT2 log बेस E, तो हम हमारे पास जो वर्कडन है वो क्या आया, RT1 log बेस E VB by VA माइनस RT2 log बेस E VC by VD। यही तो है। यदि मैं इसमें, हाँ हमें पता है कि जो पॉइंट P है और C है, हमने पॉइंट देखे B और C, उस पे हम लिख सकते हैं PVT इक्वल टू, हमने एक इक्वेशन लिख सकते हैं इधर पॉइंट B और C के लिए PVT जो हमने इक्वेशन लिखी P, हम इस प्रकार सकते हैं, इस पे T1 क्या है, T1 VB की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 VC की पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। T1 VB की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 VC की पावर गामा माइनस 1। तो VC बाई VB क्या हो जाएगा, VC बाई VB को लिख सकते हैं। तो इधर हम इधर लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा, VC बाई VB। ठीक है, इधर क्या बचा, T1 बाई T2 इंटू 1 माइनस गामा, या गामा माइनस 1 की पावर माइनस 1,
तो इसको इस प्रकार लिखते हैं कि Vc बाई Vd इक्वल टू क्या हो गया T1 बाई T2 इंटू 1 अपॉन गामा माइनस 1। या इसको ये भी लिख सकते हैं Vc बाई Vb इक्वल टू T1 बाई T2 की पावर गामा माइनस 1 की पावर माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार हमें यदि जहां रो क्या है, यदि हम इसको रो लिख दें, क्या लिख दें रो, इसको क्या लिख दें रो। रो क्या है, रो इज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो अर्थात रुद्धोष्म प्रसार अनुपात। रो क्या है, रो रुद्धोष्म प्रसार अनुपात। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो है रो, तो हम T1, हाँ इस प्रकार हम यदि D और A पॉइंट लेंगे तो भी यही होगा T1 VA की पावर गामा माइनस 1। सिमिलर D और A के लिए लेना चाहें तो किस प्रकार होंगे, A और D के लिए लिखना चाहें तो क्या होगा T1 VA की पावर गामा माइनस 1, ये क्या है T1 है, और उधर क्या होगा T2 इक्वल टू क्या होगा T2 VD की पावर गामा माइनस 1। तो VA बाई VD, या हमें क्या चाहिए VA बाई VD क्या लिख सकते हैं, तो हम VD बाई VA को क्या सकते हैं VD, इस प्रकार VD बाई VA, VD बाई VA को लिख सकते हैं T1 बाई T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। जिस प्रकार यहां से लिखा उसी को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है रो है, क्या है रो है। इस प्रकार VC हमें पता है VC अपॉन VB इक्वल टू VD अपॉन VC, VC अपॉन VB। हम देखते हैं इक्वेशन वहां पर VC अपॉन VB इक्वल टू जो इनका रेशियो है VC अपॉन VD, VC अपॉन VD इक्वल टू VB बाई VA। हम देखते हैं यहां से VC अपॉन VD, हम लिखते हैं यहां पर VC अपॉन VD का रेशियो C2D, तो क्या होगा VB बाई VA होगा। यह रेशियो है, रेशियो का मतलब यहाँ पर VA की वैल्यू कुछ जैसे 2 है, ये 2 अनुपात 1 है, तो ये 2 अनुपात 1 ही होगा, यह भी 2 अनुपात 1 ही होगा। हमने ये इक्वेशन लिखी, ये रो क्या है एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। हम जो भी कार्नोट साइकिल है उसका वक्र निकालना चाहते हैं। वक्र निकालने के लिए हमने जो चारों कल वक्र निकाले थे प्रोसेस साइकिल्स में, हमने उसको ड्रॉ आउट किया। अगेन हम यदि हमें पता है कि VA अपॉन VB इक्वल टू VD बाई VC है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं जो कार्नोट साइकिल में नेट वर्क डन निकला चाहे तो वो किस प्रकार आएगा। हम लिखेंगे नेट वर्क डन बाय कार्नोट साइकिल, नेट वर्क डन बाय कार्नोट साइकिल इस प्रकार आएगा। जो नेट वर्क डन आएगा, वर्क डन नेट बाय कार्नोट साइकिल आएगा, वो क्या आएगा R T1 माइनस T2 R T1 माइनस T2 log बेस E, log बेस E। हमें पता है जो हमने VC और VD में रिलेशन लिखे उन्हीं के अनुसार हम लिख सकते हैं VB बाई VA, VB बाई VA। यह हमें याद रखना है या समझ लेना है जो भी है। W इक्वल टू क्या होगा R T1 माइनस T2 log बेस E VA माइनस V, जो किसके बराबर होगा कार्य में परिवर्तित ऊष्मा। यह किसके बराबर होगा, यह होगा कार्य में परिवर्तित ऊष्मा। किसके बराबर होगा, यह है Q1 माइनस Q2 के। किसके, यह बराबर होगा Q1 माइनस Q2 के। अर्थात कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क डन बाय हीट सप्लाई। क्या होती है, वर्क डन बाय हीट सप्लाई। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन बाय हीट सप्लाई। वर्क डन हमारे पास कितना आया
वर्क डन आया, जो भी वर्क डन आया, हमें पता है कि थीटा एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। कि हमने कितना वर्क डन किया, हमने वर्क डन किया R T1 माइनस T2, R T1 माइनस T2 log बेस E VB बाई VA। यही तो आया। हीट सप्लाई कितनी की, हीट सप्लाई की हमने जो हीट सप्लाई की वह किसके बराबर है, R T1 log बेस E, यानी R T1 log बेस E VC VB बाई V VB बाई VA। यदि यह आई तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, log बेस E VB से VB कट गया, R से R कैंसिल हो गया, तो ईटा एफिशिएंसी क्या है, T1 माइनस T2 बाई T1। T1 किसका टेम्परेचर है, हमें पता है कि T1 हीट सोर्स का टेम्परेचर है, एफिशिएंसी आएगी हम उसको T1 की टर्म में लिखेंगे तो वह क्या आएगी, ईटा इक्वल टू आएगी 1 माइनस T2 बाई T1। परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तथा जो ईटा आएगा, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना है। यदि हम रो के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यदि हम T1 और T2 को रो की टर्म में लिखना चाहें तो ईटा इक्वल टू क्या होगा, ईटा इक्वल टू होगा 1 की जगह 1, T2 बाई T1 को क्या कहते हैं, 1 बाई रो की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 की पावर माइनस 1 क्या हो गया, गामा माइनस 1। ईटा की वैल्यू आएगी, ईटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन रो गामा माइनस 1। अर्थात हमारे पास तीन चीजें आती हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान से सुनना और आप नोट कर लेना। हमारे पास सबसे पहली चीज है कि कार्नोट साइकिल की दक्षता केवल हीट सोर्स और हीट सिंक की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सबसे पहले किस पर डिपेंड करती है, हीट सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर पर। किस पे, हीट सोर्स और हीट सिंक का टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अर्थात जो भी नियत ऊष्मा स्रोत T1 है वह कार्नोट साइकिल की दक्षता तथा सिंक के तापांतर T1 माइनस T2 से बढ़ती है। यदि हम इसको बढ़ा देंगे T1 माइनस T2, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ये बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा है स्रोत के टेम्परेचर में वृद्धि करने की अपेक्षा यदि हम इसको बढ़ाएं, इससे अच्छा है इसको बहुत कम कर दें। क्या करें, जैसे कि सपोज कीजिए 100 है, ये क्या है 100 है, इसको हम 120 करते हैं और इसमें 60 है। यदि हम इसको और कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 कर दें, तो यहाँ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 100%। मतलब जो हम यदि सिंक के टेम्परेचर को कम कर दें तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी आ सकती है। दक्षता के लिए T2 बाई T1 को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। मतलब जो भी आएगी इसका रेशियो क्या आना चाहिए, बहुत कम, मतलब इसका 0 आ जाए। 0 आ नहीं सकता, 0 आ नहीं सकता। यदि T2 बाई T1 हमेशा क्या होना चाहिए, वेरी वेरी लेस देन। जब लेस देन होगा तो ये क्या होगा, एफिशिएंसी अपने आप बढ़कर आएगी। और जो लास्ट पॉइंट है कि कार्नोट की जो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की वह रो पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम जो कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर हैं उन दोनों का यदि हम कंपैरेटिव डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेशन किस काम आता है, एक होती है एसी और दूसरा रेफ्रिजरेशन। एसी का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उनको क्या रखना, हमारी इच्छाओं के अनुसार अर्थात वातावरण के अनुकूल रखना, ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखना। लेकिन जो रेफ्रिजरेशन है उसका काम क्या है कि चीजों को उनके जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जो उनको
खराब होने से बचाना है। जब कोई हम मानते हैं कि हम वही डायग्राम अगेन, ये क्या है, T1 हीट सोर्स है, T1 केल्विन है, हीट सोर्स है, क्या है हीट सोर्स, ये क्या है, यहाँ से हमने Q1 हीट ली, कितनी Q1 हीट, इससे कुछ भी वर्क डन आउटपुट में निकलेगा एंड जो बाकी बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, हीट सिंक में, इसका टेम्परेचर क्या होगा T2, ये क्या है सिंक, ये क्या है सिंक। हमें पता है कि जो यहाँ से Q1 यहाँ पर Q2, Q2 इक्वल टू क्या होगी, Q2 इक्वल टू होगी Q1 माइनस W, Q2 इक्वल टू क्या होगी Q1 माइनस W, जिसको हम T2 केल्विन पर यदि वो हीट निष्कासित करता है तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो हमने हीट ली है उसका कुछ भाग क्या हुआ, कुछ भाग वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, बाकी कहाँ चला गया, सिंक में। इस युक्ति को क्या कहते हैं, हीट इंजन, जिसका हमने डायग्राम पहले बना चुके हैं। हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, यदि हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं मतलब ये था हीट सोर्स, हम जस्ट अपोजिट करते हैं, हम क्या दे रहे हैं, वर्क डन दे रहे हैं, क्या करा रहे हैं, वर्क डन दे रहे हैं। इधर से क्या है, हम इस बार जस्ट उल्टा कर रहे हैं। उल्टा करने का मतलब है हम क्या करा रहे हैं, इधर से सिंक एज ए सोर्स हो गया, इधर से हीट दे रहे हैं, क्या करें हीट दे रहे हैं, कुछ वर्क डन दे रहे हैं, या Q1, तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 इक्वल टू होगा W प्लस Q2, Q1 इक्वल टू क्या होगा W प्लस Q2, अर्थात यह है कार्नोट साइकिल का जस्ट रिवर्स है। इस प्रक्रिया में हम क्या करें, जो हीट सिंक है वहां से एनर्जी निकाल रहे हैं, कुछ वर्क डन हम अगेंस्ट दे रहे हैं। हम जैसे अगेंस्ट दे रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन में जो गैसेस लेते हैं काम में, CFCs जो भी गैसेस ले रहे हैं वो वर्क डन करेगी, हीट सोर्स सिंक से लेगा और हीट क्या होगी, रिलीज होगी, मतलब अंदर का टेम्परेचर वो क्या करेगी, मेंटेन करेगी, हीट को बाहर निकालेगी, हीट को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। यदि हीट को बाहर निकालेगी अंदर का टेम्परेचर अपने आप कूल हो जाएगा। जस्ट ये इसमें डायरेक्शन ये है, ये ध्यान रखना, ये मतलब Q1 प्लस W इक्वल टू Q2, तो Q2 इक्वल टू क्या आएगा, नहीं सॉरी Q1 माइनस W इक्वल टू क्या हो गया Q2, इसमें क्या होगा Q1 प्लस W इक्वल टू क्या होगा, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W होगा, अर्थात जो रेफ्रिजरेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वह कुछ इस प्रकार से होगा। PV डायग्राम यदि हम बनाना चाहें, ये P, ये वर्सेस V, इसमें जस्ट अपोजिट जो एरो के साइन थे जस्ट अपोजिट करने हैं, अर्थात ये क्या है A B C एंड D, इसमें जस्ट अपोजिट चलना है हमें। सबसे पहले कहाँ चलेंगे, B to A, इसमें हम जस्ट अपोजिट है तो हमें पता है कि हम यदि इसकी एफिशिएंसी निकालना चाहें, एफिशिएंसी हमने अभी निकाली तो जस्ट उसकी उल्टी निकालनी है, तो हमें पता है T2 टेम्परेचर पर हीट द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी है, अवशोषित ऊष्मा कितनी है Q2, अवशोषित ऊष्मा कितनी है Q2, कितनी है Q2, निष्कासित ऊष्मा कितनी है, निष्कासित ऊष्मा कितनी है Q1, वर्क डन क्या होगा Q1 माइनस Q2, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा Q1 माइनस Q2, वर्क डन Q1 माइनस Q2, एंड जो इंजन का शीतलन जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वह किस पे डिपेंड करेगा, Q2 पर, किस पे Q2 पे, किस पे, तो यहाँ पर Q इक्वल टू जो हीट आएगी, हीट सप्लाई कितनी आएगी Q2, कितनी Q2, एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी Q1 माइनस Q2 बाई Q2, अर्थात Q1 बाई Q2 माइनस 1, अर्थात T1 बाई T2 माइनस 1, ये तो आएगी T1 माइनस T2 बाई
-1 अर्थात Q2, सॉरी जस्ट अपोजिट करना है इसका, इसमें आएगा वर्क डन बाय हीट सप्लाई, क्या वर्क डन बाय हीट सप्लाई। तो जो आएगा जो रेफ्रिजरेशन के लिए वर्क कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा, Q2 बाई W, क्या आएगा वर्क कोफिशिएंट क्या आएगा Q2 बाई W, Q2 की वैल्यू Q2, W इक्वल टू क्या आया Q1 माइनस Q2। यह आया आपके जो रेफ्रिजरेशन है उसका वर्क कोफिशिएंट अर्थात कार्नोट इंजन की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती, परंतु रेफ्रिजरेशन का कार्य गुणांक 100% से अधिक हो सकता है। ध्यान रखना, कार्नोट की एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन वर्क कोफिशिएंट इन रेफ्रिजरेशन में भी ग्रेटर देन 100% में आप सभी छात्र छात्राओं का अगेन अपेक्स कॉलेज मकड़ा परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच।